फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अपन करेंगे। इससे पहले वाला जो हमारा वीडियो था उसमें हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो सिलेबस था उसको हमने कवर किया, और आज हम जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी हम बात करने वाले हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मेरे साथ आप बने रहिए और आज हम 3 एक्टों के बारे में बात करेंगे। अपना ये जो वीडियो छोटा रहेगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात अगले वीडियो में करेंगे। देखिए फ्रेंड, जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जो ये नोट्स है ये ऑथेंटिक्स बुक्स से लिए गए हैं, तो प्लीज़ आप इसके लगातार नोट्स भी बनाइएगा, ठीक है। तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात अपन करते हैं। देखिए M.N. राय यानी कि M.N. राय का जो पूरा नाम है मानवेंद्र राय। ये जो मानवेंद्र राय हैं ने 1934 में भारत में संविधान निर्माण का सुझाव दिया था। यानी कि M.N. राय जी है, उन्होंने 1934 के अंदर भारत के अंदर एक संविधान निर्माण का उन्होंने सुझाव दिया था, जो आगे जाकर फिर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अस्तित्व में आया था। इससे पहले हम बात करें कि जो M.N. राय है, इन्होंने देखिए ये जो M.N. राय थे फाउंडर ऑफ मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी यानी कि मैक्सिको के अंदर और हमारे जो भारत के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, इसके ये फाउंडर थे, यानी कि ये संस्थापक थे। तो उन्होंने 1934 में पहली बार भारत के संविधान के निर्माण का उन्होंने सुझाव दिया था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के साथ ही भारत में एक संविधान की आवश्यकता महसूस की गई। जैसे हमारा जो भारत है 1947 को फ्रीडम हुआ, तो फ्रीडम होने के साथ ही एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता पड़ी और आवश्यकता क्या महसूस किया गया। तो इसके बाद देखिए क्या होता है, और पूर्ति के लिए 1946 में यानी कि संविधान के निर्माण की पूर्ति के लिए 1946 को एक संविधान सभा का गठन किया गया। देखिए फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, पहले हम ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं यानी कि डायरेक्ट हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात अपन नहीं करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन पहले एक बैकग्राउंड बना है, यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बना है। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की हम बात करने वाले हैं। फिर बाद में यानी कि ये जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये आपको मॉडर्न इंडिया के अंदर आपको ये चीज़ें मिलेगी, ये टॉपिक मिलेंगे। तो प्लीज़ आप इसको अभी यहीं से पढ़ लीजिएगा। मॉडर्न इंडिया भी हम पढ़ाएंगे, तब इसको एक बार फिर से आपको दोबारा से इसको स्टडी करवाएंगे। तो देखिए 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया, यानी कि ये बहुत इसमें ये जो संविधान सभा का जो गठन है, कौन कौन से इसके सदस्य थे, कितनी समितियां बनी है, कितनी मीटिंग हुई है, कितने दिन लगे, ये सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद होता क्या है, 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान अस्तित्व में आया, ठीक है। यानी कि संविधान को लागू कर दिया गया था। कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, देखिए अब हम थोड़ा सा हम वापस पीछे की तरफ चलते हैं, यानी कि मानवेंद्र नाथ जो राय थे उनके जीवन के बारे में अपन अध्ययन कर लेते हैं। देखिए M.N. राय जी हैं, उनका जन्म 6 फरवरी 1886 के अंदर जो वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल का जो डिस्ट्रिक्ट है परगना जिले के एक अरबेलिया गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पिताजी हैं, उनके पिताजी का नाम क्या नाम था? पंडित दीन बंधु भट्टाचार्य था, जो एक स्कूल में एक अध्यापक का काम करते थे। यानी कि M.N. राय का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ओके, तो इन्हीं के द्वारा मैक्सिको और हमारे जो भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की उन्होंने स्थापना की, यानी कि ये संस्थापक थे। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो सारी की सारी जो बातें हैं ये कहने वाले कौन थे? M.N. राय यानी कि मानवेंद्र नाथ जी। तो आप इस चीज़ को देखिए, इस पर फोकस कीजिएगा। यानी कि ये जो चीज़ आपकी है 1937 में, यानी कि पहली बार भारत के संविधान के निर्माण का सुझाव देने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? M.N. राय यानी कि मानवेंद्र राय जी थे। ओके, हम बात करते हैं अगली बात। देखिए फ्रेंड्स,
अब हम बात करते हैं कि कंपनी का शासन, यानी कि कंपनी का जो शासन है, कंपनी का शासन 1773 से लेकर 1858 यानी कि 1773 से लेकर 1858 के मध्य कंपनी का शासन रहा है। देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कंपनी का शासन, एक कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात अपन करेंगे। फिर 1858 के पश्चात क्या था कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में ये जो कंपनी पर नियंत्रण हो जाएगा और भारत पर शासन उनका हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा इसका रीज़न हम देखते हैं। क्योंकि आपको पता है कि भारत में डच है, फ्रांसीसी, पुर्तगाली और इंग्लैंड है, इन्होंने भारत पर व्यापार करने के लिए आया और अपनी बुद्धिमत्ता से लेकर भारत पर धीरे धीरे क्या कर लेते हैं, शासन स्थापित कर लेते हैं। लेकिन जो ईस्ट इंडिया की जो कंपनी है ये भारत पर व्यापार यानी कि ट्रेड करने के लिए आई थी और वहाँ की ब्रिटिश शासन ने सिर्फ उसको व्यापार करने के लिए ही यहाँ पर भेजा था। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि इसने धीरे धीरे भारत के लोगों पर आर्थिक शोषण किया, यानी कि टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया और उनको हर तरीके का शोषण करने लग गया। फिर होता क्या है कि जो ब्रिटिश कंपनी के जो बड़े बड़े जो अधिकारी थे ये अपना फ़ायदा देखने लगे, यानी कि कंपनी का फ़ायदा नहीं देखते थे। धीरे धीरे कंपनी का फ़ायदा ना देकर अपना खुद का फ़ायदा करने लगे। इससे क्या होता है कि कंपनी को काफ़ी घाटा लगा, यानी कि नुकसान हुआ। इसके पश्चात होता क्या है, कंपनी क्या कर लेती कि इस जो ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो ब्रिटिश सरकार है उसने कंट्रोल करना प्रारंभ कर दिया। आपको पता है कि जो 1717 ईस्वी में जो फर्ग्यूसन थे, यानी कि जो हमारे जो मुगल सम्राट थे, उन्होंने एक दस्तक यानी कि एक मुक्त व्यापार अधिकार जो कंपनी है उसके जो बड़े बड़े अधिकारियों को दे दिया गया था। तो अधिकारी क्या करने लगे, उस दस्तक का गलत फ़ायदा उठाने लगे, यानी कि फिर यो क्या करने लगे, जो भी व्यापारी थे उनको ये दस्तक देकर उनसे पैसा लेते थे। इससे क्या होता है कि जो कंपनी है उसको घाटा लग गया। साथ ही जो बंगाल का जो नवाब है, यानी बंगाल के अंदर होता क्या है कि जो राजस्व की जो कमी, यानी कि जो आने लगी, लोगों का शोषण होने लगा। तब जाके आपको पता है कि 1757 के अंदर प्लासी का युद्ध हुआ था, यानी कि लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य होता है, जो एक षड्यंत्र रचा हुआ एक युद्ध था। जिसके बाद में 1764 के अंदर एक बक्सर का युद्ध था और उससे क्या होता है कि एक ये ऐतिहासिक यानी कि निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इसमें कोई षड्यंत्र ना होकर सीधे ही अंग्रेजों की इसमें के अंदर जीत हो गई थी और नवाब की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, तो वो हम अपना जो भारत का जो आधुनिक भारत है यानी मॉडर्न इंडिया, उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी का बैकग्राउंड देख रहे हैं, यानी कि आप देखें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था ये आया कब था, क्यों आया था और इसकी क्या क्या विशेषता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको लगातार देखिएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट यानी कि 1773 में भारत में आया था। क्यों आया था, देखिए इसको। इस एक्ट यानी इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम यानी कि पहली बार कंपनी के कार्यों यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके कार्यों यानी कि वर्क को नियमित और नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया था। मैंने आपको बताया कि जो पहली बार जो 1773 का जो एक्ट था, रेगुलेटरी एक्ट, जो क्यों आया था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इस पर नियमित और नियंत्रण यानी कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया था। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा भारत में केंद्रीय प्रशासन की भी नींव रखी, यानी कि इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारत में एक केंद्रीय प्रशासन की एक नींव रखी गई थी। पहली बार ये चीज़ लोगों को समझ में आया कि हमारे भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई है। आगे बात करते हैं, इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार कंपनी ने प्रशासनिक एवं राजनीतिक कार्यों को मान्यता मिली, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क एंड पॉलिटिकल वर्क यानी कार्यों को मान्यता मिली तो इस एक्ट के द्वारा। तो डियर फ्रेंड्स, इस एक्ट में 3 बातें आप विशेष तौर पे ध्यान दीजिए, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्यों आया था, एक तो कंपनी पर नियंत्रण और नियमित करने के लिए, साथ ही भारत में इस एक्ट के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन की नींव डली थी।
और इसके अलावा जो इस एक्ट के माध्यम से पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रशासनिक और राजनीतिक कार्य को मान्यता दी गई। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट डियर फ्रेंड्स, आप इसकी लगातार नोट्स बनाइएगा। और जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है प्लीज़ आप लोग कमेंट सेशन में कमेंट करके मेरे को बताइए, आपकी जो भी प्रॉब्लम उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। देखिए फ्रेंड्स, मैं पूरा का पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाने वाला हूं, तो प्लीज़ आप लगातार मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लगातार शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करते रहिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में इसकी लिंक को शेयर करते हैं। ओके, चलिए, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी क्या विशेषता थी। तो डियर फ्रेंड्स बने रहिए। देखिए, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब यहाँ से हम बात करते हैं कि इसी की विशेषता क्या रही। जो बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल का पहले गवर्नर था और इसी को हम बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से इसका मतलब क्या हुआ कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो क्वेश्चन बनेगा आपका वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगर ऐसे देखें कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे तो डियर फ्रेंड्स आपको बताना है लॉर्ड क्लाइव को बताना है। तो ये दो क्वेश्चन बन गए। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स और बंगाल के प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव की बात हो गई। ओके, देखिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया और 4 परिषदीय जो कार्यकारी है उस 4 सदस्य कार्यकारी परिषद में यानी कि एक तो 4 सदस्य थे और एक खुद क्या था, अध्यक्ष था, यानी कि गवर्नर था। इसका मतलब गवर्नर सहित कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य हो गए? 5 सदस्य हो गए। तो डियर फ्रेंड्स आपको यहाँ से देखना है इनका जो कार्यकाल था यानी कि जो ड्यूरेशन था वो 5 वर्ष का था। किनका? इन कार्यकारी परिषद के सदस्यों का ड्यूरेशन कितना था, कार्यकाल कितना था? 5 वर्ष का था। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके अंतर्गत मद्रास बम्बई के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। यानी कि आपको पता है कि भारत में 3 बड़ी प्रेसिडेंसियाँ थी, एक तो बंगाल है, एक आपकी मद्रास और एक बम्बई थी। ठीक है, तो इन तीनों प्रेसिडेंसियों में सबसे बड़ी प्रेसिडेंसी थी आपकी बंगाल थी। तो इसमें कहा गया कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी को और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया था। लेकिन इसमें क्या था, जो सब्जेक्ट था यानी कि जो विषय स्तर था, विषय स्पष्ट नहीं था भाई किस विषय पर ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी यानी कि मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी कार्य करेगी। तो डियर फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड्स प्लीज़ आप मेरे को ये बताइएगा आप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। सॉरी, आप कैसे बताओगे? ठीक है, मेरे को पता है, प्लीज़ आपको समझ में आ रहा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात अपन करते हैं इसी के बारे में देखते हैं। देखिए डियर फ्रेंड्स, कलकत्ता के लिए, अब देखिए कलकत्ता के लिए उच्चतम न्यायालय के गठन का प्रावधान किया गया। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, यानी कि कलकत्ता के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि इसको हम बोल देंगे सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया और ये गठन होता 1774 यानी कि 1773 में तो रेगुलेटिंग एक्ट आया और 1774 के अंदर किसकी स्थापना कर दी गई, किसका गठन कर दिया गया? कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का गठन कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो आज वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट वैसा नहीं है, ओनली फॉर जो वेस्ट बंगाल की जो कैपिटल जो कलकत्ता उसी के लिए गठन किया गया था। तो प्रथम जो उच्चतम न्यायालय का गठन कलकत्ता में किया गया था 1774 ईस्वी को। ओके, इसका जो प्रथम जो न्यायाधीश था जस्टिस तो बनाया किसको? इलियास इम्पे को। ओके, इसका जस्टिस यानी कि न्यायाधीश किसको बनाया था? तो इलियास इम्पे को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत में जो उच्चतम न्यायालय का प्रथम न्यायाधीश कौन था? इलियास इम्पे। और इसके अलावा 3 अन्य जस्टिसों की नियुक्ति की गई, यानी 3 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी की गई है। तो आपको फोकस किस पे करना है? आपको इलियास इम्पे पे फोकस करना है। आपको ये भी बताना है कि
भारत में पहली बार उच्चतम न्यायालय का गठन कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। और किस एक्ट के माध्यम, तो आपको बताना, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से, और 74 में इसका गठन किया गया था। देखते हैं आगे। ब्रिटिश सरकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि कंपनी के गवर्नर बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण मजबूत हो गया। यानी कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा क्या किया गया, यानी कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स हैं, यानी कि जो कलकत्ता के जो कोर्ट है उसके डायरेक्टर्स हैं, उन जो कंपनी की गवर्निंग जो बॉडी है, यानी कि जो कंपनी के जो बड़े बड़े अधिकारियों हैं, उसके माध्यम से कंपनी पर क्या किया गया, कंट्रोल मजबूत करना प्रारंभ कर दिया गया। इससे भारत में एक तो राजस्व, सैन्य मामले और नागरिकों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देना अनिवार्य था। यानी कि ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसका क्या वर्क था कि जो भारत के अंदर जो एक तो जो राजस्व कर था, यानी टैक्स था वो, और एक सैन्य मामले और नागरिकों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसके बारे में जानकारी देना उनको अनिवार्य कर दिया। उनका वर्क क्या कर दिया गया, राजस्व, सैन्य मामले है, नागरिकों संबंधी जानकारी ब्रिटिश सरकार को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देगी। ओके। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार, अब देखिए इसमें क्या किया गया, जो कंपनी है यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है, उन पर प्रतिबंध लगाया। किस किस बातों पर प्रतिबंध लगाया? एक तो निजी व्यापार पर, यानी कि एक तो जो निजी जो ट्रेड था उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और जो बड़े बड़े जो कंपनी के जो अधिकारी थे, जो उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, उन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आ रही है? ओके। तो ये चीज़ थी आपकी किस पर, जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसके माध्यम से। ठीक है। अब देखिए निजी व्यापार पर और उपहार और रिश्वत लेने पर प्रतिबंध क्यों लगाया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी लगातार घाटे में जा रही थी, इसीलिए ये सारे के सारे प्रावधान किए गए थे इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है पीट्स इंडिया एक्ट 1784। देखिए पीट्स कौन थे, यानी कि उस समय हम जो ब्रिटिश सरकार के अंदर ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। तो उसकी बात अपन करते हैं। देखिए आपको पता है कि जो पीट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था 1784 को, क्योंकि इसमें जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें जो कमियां रह गई थी और जो अधूरे काम रह गए उनको पूरा करने के लिए पीट्स इंडिया एक्ट आया था भारत के अंदर। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड, देखिए आगे हैं। इस अधिनियम ने कंपनी के व्यापार और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। यानी कि इस जो पीट्स इंडिया एक्ट है, इस पीट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से क्या होता है कि जो ट्रेड था, यानी कि व्यापार और पॉलिटिकल जो वर्क थे, उनको दोनों को अलग अलग कर दिया गया था। किसके माध्यम से? पीट्स इंडिया एक्ट 1784 को। ओके, आगे बात करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें 6 सदस्य यानी कि नियंत्रण यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसमें 6 सदस्यों को नियुक्त किया गया जिसमें राजनीतिक मामलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी। उनको किसके मामले में? जो पॉलिटिकल जो मामले थे उनके मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। व्यापारिक मामलों यानी व्यापारिक मामले निदेशक मंडल के हाथों में रहे, और जो ट्रेड से संबंधित जो मामले थे वो क्या करने किसके हाथों में दे दी गई? निदेशक मंडल के हाथों में दे दी गई। तो क्या होता है, फिर एक बार सुनिए ध्यान से। यानी किसके क्या था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड थे, इसमें 6 सदस्य थे। उन सभी 6 सदस्यों को क्या काम दिया गया, वर्क दिया गया? एक तो राजनीतिक मामलों का प्रबंधन के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई, और इसके अलावा जो ट्रेड से संबंधित मामले थे वो निदेशक मंडल के हाथों में दे दिए गए थे। सॉरी। गवर्नर जनरल परिषद में सदस्यों की संख्या कम कर 4 कर दी गई थी। यानी कि जो गवर्नर जनरल की जो परिषद थी, उस परिषद के अंदर क्या था कि जो सदस्य थे
उसमें 4 कर दिए, यानी कि एक तो गवर्नर था और उसके साथ अन्य सदस्य भी थे। इससे पहले जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें 4 सदस्य प्लस एक गवर्नर, यानी कि 5 सदस्य, यानी कि गवर्नर जनरल सहित 5 सदस्य थे। लेकिन इसमें एक सदस्य को कम कर दिया गया और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल परिषद उसमें 4 सदस्य, यानी कि गवर्नर जनरल सहित 3 अन्य सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। अब देखिए इसमें क्या होता है, एक तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी, एक मद्रास प्रेसिडेंसी को युद्ध, कूटनीति, राजस्व के मामले में बंगाल के गवर्नर जनरल की परिषद के अधीन कर दिए गए। कहने का मतलब है कि अगर आप युद्ध करोगे या कूटनीति करोगे या राजस्व संबंधी कोई भी नियम बनाओगे, रूल्स बनाओगे, अब वो ये मद्रास और बम्बई ना करके ये काम करेगा आपका गवर्नर जनरल परिषद के अधीन, यानी कि जो बंगाल का जो गवर्नर है वही ये काम करेगा। तो डियर फ्रेंड्स समझ में आ रहा है, आगे देखते हैं। डियर फ्रेंड्स थोड़ा बीच में गैप आया है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और फैमिली है भाई, फैमिली के माध्यम से थोड़ा मिस्टेक हुआ है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आप बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट की विशेषताएं। देखिए पिट्स इंडिया एक्ट की क्या विशेषताएं देखिएगा। देखिए इस अधिनियम में कंपनी के अधीन क्षेत्र, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा कंपनी की जो क्षेत्र है, यानी कि भारत का जो क्षेत्र है ब्रिटिश आधिपत्य के क्षेत्र में कहा गया। यानी कि कहने का मतलब है धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे होता यह है कि जो कंपनी हमारे भारत में धीरे धीरे क्या भारत के राज्यों पर अधिकार करना प्रारंभ कर दिए। ओके, ब्रिटिश सरकार को कंपनी के कार्यों और उसके प्रशासन पर पूर्णतः कंट्रोल यानी कि नियंत्रण प्रदान किए गए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो डियर फ्रेंड्स वो था पिट्स इंडिया एक्ट था। अब हम अगला जो एक्ट है यानी कि अधिनियम पढ़ेंगे 1833 का चार्टर अधिनियम। अब देखिए इसमें क्या क्या बातें हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए अब बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि अब जो बंगाल का जो गवर्नर था अब वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। ओके, अब देखिए बंगाल का गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो डियर फ्रेंड समझ में आई है चीज़ें क्यों। अब वापस इसको देखिएगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जानेगा, यानी कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल के पद को हटाकर अब भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। तो देखिए क्योंकि वही अंतिम कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंग था। तो ठीक है, फिर इसी को क्या बनाया गया, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। तो इसका मतलब ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, ये बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, जो कंपनी है, कंपनी के जो व्यापारिक जो एकाधिकार थे, ठीक है, इस एकाधिकार व्यापार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। किस एक्ट के माध्यम से, 1833 का चार्टर एक्ट के माध्यम से। देखिए आगे बढ़ते हैं। भारत में कंपनी को क्राउन के न्यासी के तौर पर काम करना होगा। अब देखिए जो कंपनी है यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है और क्राउन का मतलब वहाँ की जो राजकुमार है या वहाँ की राजकुमारी है या जो एलिजाबेथ है, उनके अधीन काम करना पड़ेगा। ओके, अब कंपनी को, यानी कि डायरेक्ट अब कंपनी है ना जो अपने खुद के फैसले नहीं ले सकती। तो भारत में कंपनी को क्राउन के न्यासी के तौर पर काम करना होगा। इसके द्वारा सर्वप्रथम ऐसी सरकार का गठन किया गया जिसका ब्रिटिश भारत के संपूर्ण भूभाग पर पूर्णतः क्या हो गया, कंट्रोलिंग यानी कि नियंत्रण होने लग गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। गवर्नर जनरल परिषद के कानूनी मामलों पर सलाह देने के लिए एक अस्थायी सदस्य को शामिल किया गया, यानी कि जो गवर्नर जनरल था उसका जो लॉ यानी कि कानूनी यानी विधि संबंधी जो मामले थे उस पर सलाह देने के लिए एक अस्थायी सदस्य की नियुक्ति की गई और वो अस्थायी सदस्य कौन था, लॉर्ड मेकाले था। तो डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि लॉर्ड मेकाले
एक अस्थायी सदस्य थे गवर्नर जनरल परिषद, और वो जो कानून बनाने से संबंधित मामलों पर क्या करते थे, ये राय देते थे, यानी उसमें कानून सलाह देते थे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यह भी प्रावधान किया गया कि भारतीय प्रजा के साथ क्षेत्र, वर्ग, रंग और लिंग के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो आपका एक्ट है चार्टर एक्ट 1833 का, इसमें एक प्रावधान यह भी किया गया कि जो भारतीय जनता है, भारतीय जनता पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, यानी कि क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, वर्ग के आधार पर, रंग के आधार पर और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बहुत बढ़िया इस एक्ट का प्रावधान था। 1833 के चार्टर एक्ट ने सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन करने का प्रयास किया, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स यानी कि निदेशक मंडल के विरोध के कारण इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया। यानी कि इस एक्ट के द्वारा यह पहल की गई कि भारत में जो भी प्रतियोगिता जो एग्ज़ाम होती है वो अब खुली प्रतियोगिता आयोजन होगी, लेकिन जो निदेशक मंडल है यानी कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इस के विरोध के कारण इस जो ये फैसला ले उसको समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को पता था कि अगर यहाँ से जो सिविल सेवा जो है एग्ज़ाम पास करके अगर कोई व्यक्ति आएगा तो ये हमारे से ऊपर यानी कि पोस्ट लेगा और हमारे यहाँ पर इंडिया में कोई चलने वाली नहीं रहेगी, यानी कि सारा का सारा दारोमदार वो ही संभालेंगे। इसलिए इसने विरोध किया, और विरोध करने के पश्चात क्या होता है कि ब्रिटिश सरकार जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है यानी कि निदेशक मंडल के विरोध के कारण इस जो सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता को उसने समाप्त कर दिया गया। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है उसकी बात अपन ने कर ली है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले जो एक्ट है उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और अपना जो टीके स्टडी क्लासेस जो चैनल है उसको लगातार शेयर यानी कि लिंक को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। ओके, अब अगले जो टॉपिक में फिर से हमारी आपकी मुलाकात होगी, और तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त लेना चाहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।